मैथमेटिक्स क्लासेस फॉर 11th। आज हम लोग सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कुछ और टॉपिक्स रह गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियोज में हम लोगों ने फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट के डिफिनीशन को देखा था। उसके बाद फिर आपको ऑपरेशंस ऑन सेट्स देखे थे, जिसमें यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट की बात किए थे, और लास्ट में हम लोग कुछ उसका कॉम्प्लीमेंट सेट का भी फार्मूला लिखे हुए थे। थोड़ा सा उसको रिकॉल करके इसके बाद आगे उसमें कुछ वेन डायग्राम देखेंगे, और उसके बाद कुछ कॉम्प्लीमेंट के एक आध रूल हैं उसको देखेंगे, और लास्ट में आपका फाइनल फार्मूला कर देंगे। तो इस तरीके से सेट थ्योरी का हम लोग आज टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आप यूनियन ऑफ सेट लेते हैं, तो यूनियन ऑफ सेट में जैसे ए और बी दो सेट हों तो आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी से। यू का सिंबल जो दिया जाता है ये यूनियन पढ़ा जाता है। और ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि वो एलिमेंट जो होगा वो एक्स सच दैट एक्स के रूप में हम क्या लिखेंगे कि ये ए में हो सकता है, और एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी था, तो इसको आप लिख रहे थे कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ये लिख रहे थे। यहाँ पर ये जब दोनों जगह बिलोंग्स टू का केस था तो और यूज किया जाता था यूनियन में, एंड यूज किया जाता था इंटरसेक्शन में। इतना हम लोग क्लियर कर चुके थे। इसके बाद एक और था कि a माइनस बी, तो इसमें किस टाइप का एलिमेंट लिखा जाता था, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यानी ए में एलिमेंट होना चाहिए, बी में नहीं होना चाहिए, उसको लिखा जाता था। यूनियन निकालने का हम लोग एग्जाम्पल देखे थे कि जैसे मान लीजिए कि ए में आपके 1 2 3 हैं। एग्जाम्पल तीनों का देख लेते हैं। जैसे ए इक्वल्स टू मान लीजिए कि 1 2 3 एंड बी इक्वल्स टू अगर आपका 2 3 5 अगर है, तो ये इसका देन ए आप निकालते थे 1 नंबर में, ए यूनियन बी, तो आप लिखते थे सेट ए, पहले लिख सकते हैं ऐसे 1 2 3 यूनियन 2 3 5, तो इक्वल्स टू कितना हो जाता था, तो 1 लिख दिए, 2 यहाँ है लिख दिए, यहाँ भी है, तो 2 बार नहीं लिखना है, क्योंकि सेट का ये बेसिक रूल है कि एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। तो 2 लिख दिए, फिर 3 लिख दिए, फिर 5 लिख दिए, हो गया। सारे एलिमेंट को लिख देना है, जो रिपीट कर रहा है उसको दोबारा नहीं लिखना है। इसी तरीके से सेकंड में आपने लिया कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो गया हमारा 1 2 3 इंटरसेक्शन 2 3 5, तो ये हो जाएगा हमारा 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे, 2 इसमें भी है इसमें भी है, दोनों का कॉमन एलिमेंट लिखेंगे, यानी 2 3 लिख दिए आप, हो गया। अब इसी में तीसरा चीज़ था कि a माइनस बी, तो a माइनस बी को आप लिख रहे थे कि जैसे 1 2 3 माइनस 2 3 5। तो देखिए इसको क्या करना है कि यहाँ लिख रहे हैं कि जो x में हो लेकिन b में नहीं हो उसको लिखना है। तो x में जैसे 1 है और ये b में नहीं है तो हम 1 लिख देंगे। इसके बाद 2 यहाँ देख रहे हैं कि 2 इसमें है इसमें भी है तो छोड़ दिए, 3 इसमें है इसमें भी है तो छोड़ दिए। अब पहले वाले सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दूसरे में एब्सेंट हो,
तो केवल एक ही ऐसा एलिमेंट है, यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो इसका आंसर केवल एक हो गया। अब इसी में कुछ लड़के या कुछ लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि यहाँ भी तो 5 ऐसा है जो 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हमको 5 को भी लिखना चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ पर देखिएगा कि निगेटिव साइन के पहले जो सेट है उसका एलिमेंट होना चाहिए और बाद वाले का नहीं होना चाहिए। तो बाद में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हो माइनस में वो नहीं लिखा जाएगा। डिफरेंस ऑफ सेट में पहले वाले सेट का अनकॉमन एलिमेंट ही लिखना है। तो इस तरीके से ये यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस वाली बात हो गई। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पर। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। मान लीजिए कि कोई सेट ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसको हम डिनोट करेंगे ए सी और ए डैश से। और इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि यू माइनस ए। यू यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वही आपका ए डैश का वैल्यू होगा। अब इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के कुछ रूल्स हैं। एक रूल होता है इसमें कि अगर ए डैश का होल डैश लिखा जाए, ए का डैश का होल डैश, तो कभी कभी कुछ लोग इसको ए डबल डैश भी पढ़ देते हैं। तो डबल डैश में सेट में ऐसे ही समझना है कि एक डैश दे करके फिर उसका होल डैश लिखना है। तो इसका हो गया सीधा ए के बराबर हो जाएगा प्रॉपर्टी। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी आपको कि फाई डैश, फाई एम्प्टी होता है तो फाई डैश, तो क्या होगा u माइनस फाई, तो u में से आपने कुछ नहीं घटाया तो क्या बचा, u बचा है, यानी फाई डैश का वैल्यू u हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड हो जाएगा u डैश, तो u डैश इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसी तरीके से 4 नंबर, ये थोड़ा सा मेन है, इसको आप कहेंगे, ये विशेष वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं डिमार्गन लॉ। तो डिमार्गन लॉ में क्या कहता है कि ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और 5 नंबर है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश। ये जो दोनों है, ये और ये, इसी को हम लोग बोलते हैं डिमार्गन लॉ, डिमार्गन लॉ। ठीक है, तो ये डिमार्गन लॉ कहता है कि दो सेट के यूनियन का कंप्लीमेंट उनके अलग अलग कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। जब होल पर लगाए हैं डैश और जब उनको अलग अलग करेंगे तो होल के अंदर अगर यूनियन है तो बाहर इंटरसेक्शन हो जाएगा, अगर अंदर में इंटरसेक्शन है तो बाहर में यूनियन करना है। तो इस तरीके से एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से रिलेटेड टॉपिक हो गए। अब इसके बाद एक दो और फार्मूला है, उस फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं जो हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आते हैं, और इसके बाद इसका वेन डायग्राम हम लोग देखेंगे। तो पहले फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। फार्मूला फॉर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ये ज़्यादातर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में यूज किए जाते हैं फार्मूला, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो इसमें एक फार्मूला आ जाता है आपको कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू हो जाता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इसी का दूसरा फार्मूला हो जाता है जो 3 सेट में है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस दो का एक का ऐड करना है, उसके बाद दो का माइनस करना है, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। आप चाहें तो इसको भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर प्लस नंबर ऑफ ए
इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी 3 चीज़ों का अगर देखना हो यूनियन में तो अलग अलग एक एक सेट का नंबर ऐड करेंगे, 2 सेट के कॉमन को माइनस करेंगे और तीनों के कॉमन को प्लस कर देंगे, तो इस तरीके से आपका तीनों का यूनियन आ जाएगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ए यूनियन बी को आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मान लिया जाए कि आपसे कहा जा रहा है कि किसी क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स ये टोटल हैं, ठीक है। और इसमें 30 जो स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट ये हिंदी वाले हैं, 30 हिंदी स्पीकिंग, चाहे हिंदी नोइंग भी आप लिख सकते हैं, स्पीकिंग। और 40 इंग्लिश स्पीकिंग। तो दोनों बोलने वाले की संख्या क्या होगी? तो आप सोचेंगे कि अगर टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, अब कहा जाए कि उसमें हिंदी नोइंग स्टूडेंट हैं सब, तो 30 स्टूडेंट्स हाथ उठा दिए। उसके बाद कहे कि इंग्लिश वाले हाथ उठाएं, तो इंग्लिश वाले हाथ उठा दिए, तो 40 हाथ उठा दिए। आप काउंट करके देख रहे हैं कि 30 + 40 तो ये हो जाएगा आपका 70। और आप क्लास में ओवरऑल काउंटिंग कर रहे हैं तो 2 ही पार्ट है, हिंदी है और इंग्लिश है, दोनों को मिला करके 70 हो गया। काउंट कर रहे हैं तो आपको 50 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी काउंटिंग दोबारा कर ली गई है 50 स्टूडेंट ही, लेकिन टोटल में 70 आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी काउंटिंग हम दोबारा कर लिए हैं, 2 बार कर लिए हैं। तो यहाँ टोटल स्टूडेंट है, अगर आप हिंदी स्पीकिंग पर्सन को H मान लेते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन को E मान लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपका जब अगर हिंदी वाले को H मान लिया जाए, इसको E आप मान लेते हैं, तो अब आपके सामने क्या आ जाएगा प्रॉब्लम में कि नंबर ऑफ H यूनियन E यानी दोनों मिला करके तो 50 है। नंबर ऑफ H हिंदी वाले कितने हैं? तो 30 हैं। नंबर ऑफ E कितने हैं? तो ये 40 है। अब पूछ रहा है कि दोनों वाले की संख्या बताइए, तो H इंटरसेक्शन E इक्वल्स टू व्हाट? तो अब इसी में आप क्या कर सकते हैं कि फॉर्मूला यही पुट करना है आपको। ये इसके पहले जो हम लोग यूनियन वाला किए थे उसमें कि नंबर ऑफ H यूनियन E इक्वल्स टू नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ E माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E। तो ये आपका हो जाएगा 50 इक्वल्स टू 30 + 40 माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E। तो आपका ये नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E कितने के बराबर हो जाएगा? तो यहाँ 70 हुआ, अब माइनस 50 यानी 20 हो गया। तो आपका 20 स्टूडेंट हैं जो दोनों जानते हैं। अब इसी में क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ओनली हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स, यानी ऐसे स्टूडेंट की संख्या बताइए जो केवल हिंदी जानते हैं। तो 30 हिंदी वाले हैं, इसमें 20 ऐसे हैं जो दोनों जान रहे हैं, तो हमको ओनली हिंदी की बात करनी है। तो ओनली हिंदी में कौन आएगा? तो 30 में से 20 घटा देंगे तो हो जाएगा। वैसे ही पूछा जाए कि ओनली इंग्लिश स्पीकिंग की बताइए, तो इंग्लिश स्पीकिंग 40 है, लिस्ट में दोनों वाले भी इंक्लूड हैं, तो दोनों वाले हैं 20, तो 40 में से 20 घटा देंगे तो 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपको केवल इंग्लिश बोलते हैं। तो इस तरीके से यूनियन इंटरसेक्शन का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में जो दिए हैं, इस बात को समझ करके आप आसानी से बना सकते हैं। 3 वाले पर आपको मिसलेनियस में मिल जाएगा, तो उसमें इस टाइप के फॉर्मूला का यूज करके बना लेंगे। अब इसके बाद ये जितने ऑपरेशंस किए हैं इनसे रिलेटेड हम लोग कुछ वेन डायग्राम्स की बात करते हैं कि वेन डायग्राम्स क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। वेन डायग्राम्स के बारे में देखते हैं। तो वेन डायग्राम बेसिकली क्या होता है, तो किसी भी टाइप के सेट का या ऑपरेशंस ऑफ सेट का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, कुछ सिंपल ड्राइंग के माध्यम से उसका कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो जैसे आप किसी एक सेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको सीधे हम लोग ओवल शेप में या सर्कुलर शेप में बना सकते हैं। जैसे इसको सीधे ए लिख सकते हैं,
बी लिखना हो, सी लिखना हो, जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। अगर उसी सेट को आप यूनिवर्सल सेट के अंदर करना चाहते हैं तो यूनिवर्सल सेट में आपका ये हो गया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो लिखते हैं ये बेसिकली यूनिवर्सल सेट हो जाता है। आप सबसेट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक सेट के अंदर जब दूसरा सेट लिखा जाता है तो उसको हम उसका सबसेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई, ये हम कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट आप एक ले लिए, ये एक सेट बी है और इसके अंदर आपने लिखा सेट ए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ए सबसेट है बी का, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। ये वाला पार्ट हो गया, ये सब दिखा रहा है आपको, बी के अंदर में है। अब इसके बाद आते हैं कुछ उसके ऑपरेशंस पर। तो ये हर जगह आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो यूज करेंगे बेसिकली वो आपका यूनिवर्सल सेट होता है। अब इसमें मान लीजिए कि एक सेट हमने लिया ए, एक सेट लिया बी, तो ये इतने दूर के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो ए का एलिमेंट होगा, इतने दूर के अंदर लिखेंगे वो बी का एलिमेंट होगा। इसमें बीच में कुछ कॉमन पार्ट है, तो उस कॉमन पार्ट में जो भी आप एलिमेंट रिप्रेजेंट करेंगे वो एलिमेंट ए में भी रहेगा, बी में भी रहेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन है या कॉमन एलिमेंट है। तो अब हम बीच वाले पार्ट को केवल इंडिकेट करें, शेड करें। जो भी पार्ट आपको दिखाना है वहाँ पर आप शेडिंग करते हैं। वो शेडिंग आप चाहे तो कलर में कर सकते हैं या चाहे तो पेंसिल से कर सकते हैं। तो आप यहाँ जो भी शेडिंग किए तो ये शेडिंग वाला पार्ट जो है ए इंटरसेक्शन बी का हुआ, यानी इतने पार्ट का रीजन आपको ए में भी है, बी में भी है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट मिलेंगे वो सेट ए और बी दोनों में मिलेंगे। अब इसको देखते हैं, ये वाला ब्लैंक पार्ट, तो ये वाला ब्लैंक पार्ट ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो हम उसको लिखेंगे कि ए माइनस बी। उसी तरीके से ये वाला पार्ट है तो ये आपका बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो उसको बी माइनस से रिप्रेजेंट कर दिए। अगर ये यू आपका हो गया। अब दूसरे वेन डायग्राम पर देखते हैं। यहाँ मान लीजिए कि हमने ए लिख लिया, यहाँ लिख लिया बी। अब इन दोनों को शेडिंग कर दिया जाए पूरा, ए यूनियन बी दिखाना है। तो ए यूनियन बी दिखाने का मतलब क्या है कि वो ए का पार्ट भी हो सकता है, बी का भी हो सकता है, दोनों का कॉमन भी हो सकता है। तो पूरे को हम कलर शेडिंग कर दिए तो हमारा हो गया ए यूनियन बी। ठीक है। अब इसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेट की बात आती है। जैसे डिफरेंस आपने देख लिया यहाँ दोनों जगह, इंटरसेक्शन देख लिया, यूनियन देख लिया। अब इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट की जब बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, तो जैसे ए कॉम्प्लीमेंट है तो पहले तो सेट ए आपने बना दिया यूनिवर्सल सेट के अंदर, और ए का कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल में से ए को रिमूव करना है। तो जिसको रिमूव करना है उसको छोड़ दीजिए, तो ए को आप छोड़ दिए तो बाकी जो रीजन बचा इसको सेट कर दिए, तो इसको हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट चाहे ए डैश चाहे ए सी लिखेंगे। ऐसे ही ये डिमार्गन लॉ से रिलेटेड जो था कि ए यूनियन बी द होल डैश। तो देखो अब हमको अगर लिखना हो कि ए यूनियन बी द होल डैश, तो यहाँ पर तो यू हो गया। अब इसके बाद ए बनाए थे, बी बनाए थे, या दोनों का यूनियन का मतलब कि ये पूरा रीजन, ये वाला और ये तीनों रीजन मिलकर के यूनियन बी हुआ, और हमको उसका डैश निकालना है। तो डैश निकालने का मतलब क्या हुआ कि इतने रीजन को छोड़ करके बाकी के ये सारे पार्ट शेडिंग में आ गए। तो जो शेडिंग में आ जाएंगे वही पार्ट कंसीडर किए जाएंगे, आपके बाकी को नहीं देखा जाएगा। तो ये आपके इंक्लूड है, यानी आपका ए यूनियन बी द होल डैश हो गया। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी द होल डैश, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जाना है कि ये वाला कॉमन पार्ट है, तो इतने को छोड़ करके बाकी सबको सेट कर दीजिए। ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये तो दो में। अब इसी में एक बात आ जाती है कि डिसजॉइंट सेट। हम लोग सेट के डिफिनीशन में डिफरेंट टाइप में पढ़े थे कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। तो डिसजॉइंट सेट जैसे मान लीजिए कि ये आपका यू हो गया, यहाँ पर एक सेट बनाया आपने ए, यहाँ एक सेट बना दिए बी। ए का कोई भी पार्ट बी में शामिल नहीं है, अब बी का कोई भी पार्ट ए में शामिल नहीं है। तो इसमें क्या हम कहेंगे कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ये डिसजॉइंट सेट्स हो गए। अब ऐसे ही मान लीजिए कि आपको तीन सेट की बात करनी है, ए बी और सी, तो उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट हो गया यू। अब इसमें आपका एक सेट हो गया ए, एक सेट हो गया बी,
और एक सेट हो गया सी। तो अब इसमें ये जो एलिमेंट है, इसमें जो एलिमेंट रखा जाएगा तो ये किस में है, इसमें ए में होगा, ये ओनली ए का पार्ट हुआ, यानी केवल एक एलिमेंट है इसमें, बी में चाहे सी में वाले नहीं हैं। ये वाला हो गया ओनली बी का, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ओनली ए का एलिमेंट इसमें रहेगा। इसमें हो जाएगा ओनली बी के एलिमेंट, बीज एलिमेंट्स यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, ओनली एज एलिमेंट्स इसमें रह जाएंगे। इसमें जो होंगे ओनली सी के, तो ओनली सी एलिमेंट्स इसमें हो जाएंगे, जो बाकी किसी में नहीं है। ये जो पोर्शन पड़ा ये तीनों का कॉमन है, यानी ये पोर्शन जो हो गया ये कौन हुआ, तो ये वाला हो गया हमारा। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबको मिला करके सब मिला देंगे तो हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो है ये ए और सी का कॉमन पार्ट हुआ, ये पूरा मिला करके। ये वाला पार्ट हुआ जो ए और बी का कॉमन पार्ट हुआ, इसमें केवल ये अगर पूछा जाए तो ओनली ए और बी में है, ये केवल ओनली ए और सी में है, ये केवल ओनली बी और सी में है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट कंडीशंस आते हैं हम लोग इस सर्कुलर या ओवल सेट और यूनिवर्सल सेट के अंदर या फिर शेडिंग करके और अनशेडेड पोर्शन के रूप में हम डिफरेंट टाइप के वेन डायग्राम को दिखा सकते हैं। वेन डायग्राम से हम डिफरेंट टाइप के रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, न्यूमेरिकली भी आप निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू जो हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये वेन डायग्राम 2 सेट के लिए हो तो डायरेक्ट फार्मूला से आसान होता है, लेकिन अगर 3 में दिया जाता है ए बी सी में और उसमें ओनली ए ओनली बी कुछ तोड़ मरोड़ करके पूछा जाता है, पूरा ग्रुप को नहीं पूछा जाता है, तो उस केस में ये वेन डायग्राम वाला मेथड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा जैसे कुछ डिमार्गन लॉ या कुछ अदर लॉज हैं तो उनको भी आप डिमार्गन लॉ के द्वारा ये वेन डायग्राम के द्वारा प्रूफ कर सकते हैं। तो आप डिफरेंट टाइप के वेन डायग्राम का प्रैक्टिस कर लीजिए। सेट के जितने भी प्रीवियस वीडियो दिए गए हैं उन सबको देख करके कंसेप्ट को रिवाइज कर लीजिए और रूल्स को समझ लीजिए, कुछ फार्मूला दिए गए हैं उनको याद कर लीजिए और तब अपना एक्सरसाइज का प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत आसानी से, बहुत सिंपल वे में आप बेहतर ढंग से बना सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो कुछ NCERT एक्सरसाइज के या कुछ अदर बुक्स के एक्सरसाइज के कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स लेकर के आएंगे और बाकी प्रॉब्लम्स आप खुद से बनाइए। और इसको इतना सिंपली ढंग से एक्सप्लेन किया गया है कि आप थोड़ा सा इसको 1 से 2 बार रिप्ले करके देखेंगे तो आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन को। जहां आपको प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन को एक्सरसाइज में या मिसलेनियस में, आप हमको व्हाट्सएप के द्वारा या कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड कर सकते हैं। वहां से हम उस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको पर्सनली भी सेंड कर सकते हैं या फिर उसका अलग से भी ज़रूरत होगा तो वीडियो बनाया जा सकता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स के साथ और उसके बाद सेट थ्योरी को कंक्लूड करेंगे। तब तक आप वीडियो से जुड़े रहिए। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।